तुम्हें लेकर डूब जाएगा, समझी? वरना मैं जो कहता हूं चुपचाप करती चलो। धन्यवाद। समारोह में इस तरह के खुशियों में कहते हैं भारतीय संस्कारों में आरंभ को शुभारंभ कहा जाता है ताकि संपूर्ण कार्य निर्विघ्न हो, और विघ्न हरण मंगलकारी देव है श्री गणेश। इन्हें प्रथम देव भी इसीलिए कहा गया है। निर्मल नृत्य केंद्र की संस्थापिका श्रीमती सरस्वती शर्मा की प्रतिभावान शिष्याएं अब आपके सम्मुख एक मनोहर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है भरतनाट्यम की पारंपरिक शैली में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ रही है जिनकी पहचान ही है एनर्जी, पॉजिटिविटी और वो खास अंदाज जिसमें हर बात दिल को छू जाती है। जोधपुर की गलियों से निकली ये आवाज रेडियो के हर लिसनर के दिलों में अपनी खास जगह बना चुकी है। चाहे आरजे का माइक हो, एंकरिंग का मंच हो या एक्टिंग की दुनिया। मुझसे झूठ मत बोला अनन्या, एक दिन ये झूठ तुम्हें लेकर डूब जाएगा, समझी? वरना मैं जो कहता हूँ चुपचाप करती चलो। भानु पुरोहित ने हर जगह अपनी वर्सेटैलिटी और चार्म से लोगों को इम्प्रेस किया है। इनकी बातों में वो मजा है जैसे जलेबी में रस, और इनका अंदाज उतना ही सिजलिंग है जितना जोधपुर का मशहूर मिर्ची वड़ा। सिर्फ एंटरटेनर ही नहीं बल्कि कनेक्टर भी हैं ये, जो ऑडियंस से बातें सिर्फ करते नहीं बल्कि उनके दिल की आवाज बन जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जिसमें होगी हंसी, होंगे किस्से, होगा एक्सपीरियंस का खजाना और सबसे बढ़कर वो वाइब जो आपको कहने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, ये है असली आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, स्वागत कीजिए आरजे, एंकर और एक्टर मिस्टर भानु पुरोहित का। वाह, क्या बात है, मजा आ गया भाई। गजब की प्रतिभा है आपके भीतर, तो मुझे पता ही नहीं था इतने गुण बिछा रखे हैं। जय हो। जय हो प्रभु जी आपकी। कैसे हैं आप? आपकी ढेर सारी दुआएं जो हमेशा रही है, बिल्कुल वैसा ही हो। अच्छा हूँ, एकदम फ्रेश, फैंटास्टिक एंड फैबुलस। लेकिन भानु भाई मुझे ताली बजाने की इच्छा हो रही। जानते क्यों? अरे यार, वो जो डायलॉग बोला ना आपने, मेरा कहना मान, क्या 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 यार, गजब। एक आध डायलॉग से शुरुआत हो जाए, जोधपुर के लोगों को पता चले ना कि मिर्ची बड़ा खा के भी कितनी खूबसूरत आवाजें होती हैं। जी मुगल भाई, मैं जितना कहता हूँ चुपचाप उतना करते चलो, वरना आपको पता ही है मैं भीगी बिल्ली बन जाऊंगा। दोस्तों, बॉक्स एफएम के मंच में भानु पुरोहित हैं। जोधपुर में उद्घोषक रहे, एंकर रहे, स्टेज एंकरिंग करते हैं, टीवी एक्टिंग करते हैं और हताया भी करते हैं अपने मोहल्ले में, नहीं ढेर सारी। सो सबसे फेमस हताई आपने जो कभी मोहल्ले की चौपाल में की हो, उससे शुरुआत करते हैं जी। किस तरह से करते हैं हम लोग हताई? शो करके जब लेट नाइट आते हैं तो घर में गुस्से से पहले ही लोग मिल जाते हैं। आशा गढ़ू आ रहे होता लेट, उनका इशारा कुछ और होता है। हाँ, उनका इशारा कुछ और होता है और मैं लगभग लेट ही जाता हूँ। जी जी जी। फिर क्या जवाब होता है? फिर मैं कहता हूँ कि एक कोई शो था, क्या हो रहा थाना शोर है, बाहर में मारा ठा है, भाषा बताओ मत। गजब गजब। क्या दृश्य है ना, जस्ट इमेजिन करिए। मान लेते हैं आपकी बात? भाई मैं कोशिश करता हूँ मान ही लें, आप तो जानते हैं। सो दैट्स ग्रेट। भानु पुरोहित, मशहूर एंकर, रेडियो ब्रॉडकास्टर, और एक हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु किरण, वो भी जोधपुर से हैं। जोधपुर राजायोड़ा है। हिमांशु भाई। सो हिमांशु भाई, आपने भानु जी को तो सुना होगा। सर देखो, 360 डिग्री है ये दुनिया। एक बार भानु पुरोहित सर ने मुझे बुलाया था इंटरव्यू करने के लिए। ओह, दैट्स और ग्रेट। आज भानु पुरोहित सर का इंटरव्यू हम कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। भानु जी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था आपको आकाशवाणी? हाँ सर। दैट्स ग्रेट। एक चीज जो हम नहीं कर पाएंगे वो अलग है, आकाशवाणी से चेक दिलवाया था इन्होंने।
और दुखती रग में हाथ धर दियो भाई। तो मैं चेक कौन दिया पण ताने भुजिया पापड़ नमकीन बीका जी खूब दे दिया, खूब खूब। और वो हमारे याद आ गया जी मुगल भाई, जी एफएम शुरू हुआ था और आपने पूरी बागडोर संभाल रखी थी जी और अलमारी में भरे पड़े रहते थे ये सारी चीजें, मतलब इनाम के तौर पे जो जीतते जी। थे वो ले जाते थे और बचे हुए कभी कभार हम भी लेते थे। यार ये आपने ट्रेड सीक्रेट बता दिया कि आप भी ले लेते थे। बची हुई है। पर बीएसएनएल का मुझे बहुत याद है। बीएसएनएल जी। उस समय शुरू हुआ था और वो स्क्रैच कूपन मिलते थे। अनुपम श्रीवास्तव साहब जीएम थे, उन्होंने बीएसएनएल के 200-300 रुपए के खूब सारे कार्ड दे रखे थे, तो लिसनर्स को बहुत मजा आता था उनको। एक मतलब एक बार मुझे एक मुगल भाई जी एफएम की पूरी बागडोर मैं कह दूं ना बॉक्स एफएम के जरिए कि आपने संभाली थी, जोधपुर में शुरुआत आपने की थी और ऐसी की थी कि मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। भानु भाई, इंटरव्यू तो हम आपका ले रहे हैं, आप हमारी क्लास ले रहे हो। अकेले पे बैठ गए थे मुगल भाई और कंसोल पे जब बैठते थे तो हाथ एक बार कांपते थे, आप खड़े रहते थे पास में, तो उसी परंपरा में एक शो कर रहे थे हम लोग। क्या बात है, ग्रेट। पहले हम आएंगे आपके ABCD पे ना, जी, जी, जेड पे बाद में करेंगे। जब आप रेडियो में आए एज अनाउंसर ही आए ना आप, जी भाई। तो उस समय कौन कौन दिग्गज लोग थे, कैसा आपका अनुभव रहा, कितना इनकरेजमेंट था, कितना आपको प्रताड़ित किया गया उनके द्वारा, क्योंकि आवाज तो आपकी शानदार थी। रेडियो उस वक्त घर में नया नया आया था और मैं 10वीं में पढ़ता था मुकुल जी। जी उस वक्त वो आवाजें नाम तो नहीं पता, लेकिन बाद में पता चला कि वो देवकीनंदन पांडे है, राम सिंह है, अशोक आजाद है, मनोज मिश्रा है, ऐसी आवाजें बस वो पता नहीं एक हिप्नोटाइज कर देती थी सुन सुन के। तो हमने बनाया प्लान ये कि रेडियो में कैसे होता है, तो हमें देखने की वो एक लालसा पैदा हो गई उसमें। फिर गए तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिखो बच्चों। एप्लीकेशन लिखा और उसके हम देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। रेडियो पावटासी रोड पे था। अंदर गए तब हमें विष्णुदत्त जोशी मिले उस वाह। वक्त के, और अरविंद माथुर सर मिले। तो उन्होंने कहा यहाँ से ऐसा होता है, चौपाल यहाँ से होता है, युवाणी यहाँ से होता है, विविध भारती ऐसे बसता है। तो हम तो एकदम विस्मित, जो कहते हैं सरप्राइज्ड, मतलब क्या सपनों की दुनिया में आ गए। लेकिन वहां से जब बाहर निकले तो एक चस्का लग चुका था कि रेडियो में कभी हमारी आवाज भी जाए। क्या देन बात ऊपर आए, थोड़े बड़े हुए तो ये पता चला कि युवाणी में वो ऐसे किसी को टेस्ट लेके युवाणी में आप एक पेश कर सकते हो एक प्रोग्राम। तो बड़े यत्नों से वो ऑडिशन दिया और नंबर भी आ गया। और युवाणी में जब आपकी पसंद एक प्रोग्राम आता था कि अपनी पसंद के 6 गाने हम चला सकते। यार, लव तरंग कहा करते थे उसको पहले, और फिर युवा तरंग हो गया, और फिर आपकी पसंद हो गया। हर स्टेशन पे अलग अलग तरीके से होता था। नवतरंग वाला, तो नवतरंग जब ऑन एयर हुआ तो फिर लगा कि ये तो दुनिया बिल्कुल अलग है। और मेरा टारगेट, बस लक्ष्य यही है कि नवतरंग हमेशा मैं देता रहा कुछ करके। और पढ़ाई चलती रही साथ में। फिर 82 में कैजुअल हो गए हम। भानु भाई, आपने बहुत अच्छी एक बात कही ना कि ये लव तरंग चलता रहे। वो इसलिए कि उस समय ना किसी को भी मैसेज देने के लिए इस तरह से मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे। सिर्फ आपके पास एक ही माध्यम होता था, और रेडियो माथे बोलती हमारा नाम, और बचा हुआ काम कर देते थे लोग गाना बजा के, फर्जी नामों से फर्जी नाम बोल के और गाना बजा देते थे। और आप अपने वाली को फोन कर दिया करते थे कि भाई तारलार गाना बजाओ। ऐसा ही था क्या? ये लगभग ऐसा ही था, और ये मेरे ख्याल से ऐसा चलता ही रहेगा, यही होता है। रेडियो का सीधा ऐसे ही धड़कता है। दैट्स ग्रेट। भानु पुरोहित साहब हैं बॉक्स एफएम के मंच पे। 7339990969 फोन नंबर है, चैट बॉक्स भी है। हम लोग जब सबसे पहली दफे आकाशवाणी जोधपुर गए थे तो मुझे याद है रामदत्त वशिष्ठ करके एक एंकर हुआ करते थे। जी। आपने तो शायद नाम भी नहीं सुना होगा।
नाम सुना है, नाम जी। खूब सुना। जी, सुरेश राई, रामदत्त वशिष्ठ और बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, जगमोहन सिंह परिहार। तो कंसोल था विविध भारती का, उसमें रामदत्त बिश्नोई जी बैठे हुए थे शॉल वॉल ओढ़ के, पुरानी फिल्मों के राजेश खन्ना की तरह। और वो बहुत ही नफीस मतलब व्यक्तित्व थे, एकदम गोरे चिट्टे कश्मीरी। तो उन जब हम लोग खड़े हो गए वहां पे, साइलेंस रखिएगा, मैं जब लाल बत्ती जल जाए उसके बाद खामोश, धड़कन भी नहीं आनी चाहिए। तो मुझे एक्सरे मशीन वाले ना याद आ रहे थे। एक्सरे वाले कहते ना सांस बंद करिए, घबराहट वैसे शुरू हो जाती है। या तो हम लोग सांस रोक के, मुझे खांसी ना आ जाए, कुछ ऐसे ना हो जाए। और उन्होंने कंसोल के सारे बटन्स को इधर उधर कर दिया था। जी। तो मुझे ऐसे लगा यार, रॉकेट उड़ाना और रेडियो अनाउंसर होना एक सा काम है। और बाद में जब हम खुद अनाउंसर बन गए ना भानु भाई, जी भाई, तो समझ में आया यार कितना उल्लू बना रहे थे वो। एक कंसोल का बटन होता है और एक म्यूजिक चलाने का होता है, उन्होंने तो पूरा अंतरिक्ष उड़ा दिया था। खैर भाई, दिखाना माहौल बनाना था ना। तो आपने भी ऐसी कभी बदमाशियां की, कोई बहुत सारे अच्छे दर्शक आ गए हों, सुंदर सुंदर, फिर आपने खूब सारी इधर उधर के फेडर से लाए हो? हाँ, ऐसा होता है ना, ऐसा किया, हमने भी किया जब कैजुअल हो गए थे। जी जी, बताओ। तब तक थोड़ा फेडर चेंज हो गए थे, जो पुराने, बहुत पुराने में सिर्फ फेडर होते थे, जी, लेकिन कंसोल चेंज हो गए थे, तब तक थोड़े थोड़े अपग्रेड हो गए थे। कम हो गए थे। हाँ, कम हो गए थे। और बड़ी वाली स्पूल आ गई थी, जी, तो हम चलाते वैसे कि थोड़ा म्यूजिक इसमें से लेते, फिर रिकॉर्ड चलाते उसको भी, और ऐसे मिक्स करके ये प्रोग्राम बड़ा मुश्किल से जाता। और यहाँ बोलते ही हमें ये स्पूल ऐसे चलाना होता है, बीच में 1 सेकंड का गैप नहीं हो, और यहाँ विज्ञापन आना चाहिए, वरना दिल्ली से आपका ये हो जाता है, वो कट जाता है, फिर आपकी अगर ये तो रिकॉर्ड चली जाती है, सीआर आपकी खराब होने वाली है। सिर्फ आपको 3 सेकंड मिलते हैं, आपको आपका अनाउंसमेंट पूरा करना होता है कि ये रेडियो जोधपुर है, अब विविध भारती से समाचार होंगे, इस तरह के शॉर्टकट जो भी। तो ये करके जबरदस्ती का जो हवा हम भी बनाते थे पहले। भाई आपका दौर तो थोड़ा सा जवान दौर था। हमारे वक्त क्या होता था कि आपकी एक गलती पे सामने भाटी रेस्टोरेंट हुआ करता था सी रोड के आगे, बिल्कुल, अभी उससे मिर्ची वड़ा और चाय की पेनल्टी। तो ड्यूटी ऑफिसर भगवान को मनाते रहते थे कि कभी अनाउंसर गलती करे और चाय और मिर्ची वड़े आ जाए। सर, आपने उस जमाने की याद दिलाई तो मुझे भी एक घटना कहने दीजिए आप। जी, आपके दौर की वो डीओ रहे हैं ईश्वर सिंह यादव, या क्या बात है। और प्रेम माथुर जी, और कैजुअल थी हमारे साथ नीलम गुप्ता, यहाँ नाम याद है। वाह वाह। बाहर से उन्होंने हमें कहा कि नीलम गुप्ता आई है, क्लोजिंग अनाउंसमेंट इससे करवाना है। तो मैं और ओम जुड़े हुए थे कंसोल में, और ओम ने कहा कि आप बोलना मत, मैं फेडर ऊपर करूंगा, तो आपको लिखा हुआ अनाउंसमेंट बोलना कि अब ये सभा समाप्त होती, अगली सभा इतने बजे शुरू होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। अब वही एक्साइटेड, फिर ओम ने फेडर जैसे ही खोला, नीलम गुप्ता ने बोला, ओम सर मैं क्या बोलूं? क्या बात है। फिर ओम ने इशारा किया, चुप चुप, अभी अनाउंसमेंट करना फेडर काट के। फिर फेडर दिया, फिर उसने कहा बोलूं क्या, दिए गए। और फिर उसकी चूड़ियों की जो खनखनाहट, और सर बाहर वो सब बैठे दम साधे ड्यूटी ऑफिसर, बिल्कुल आंखें चौड़ी किए हुए, नाखून तेज किए हुए, गिद्ध की तरह शिकार को जैसे ही हम लोग, मैं और ओम बाहर निकले, प्रेम माथुर बोले कि आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, इधर बैठ। यादव साहब, हाँ भाई लखारा, वही आपको पता है, बीड़ी हाथ में लिए एक छोटी। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो भाई क्या हुआ लखारा? मैं क्या सर, वो नहीं नहीं नहीं, तू था ना साथ में, भानु भी था, क्या हुआ? मैं क्या सर, वो ऐसा ऐसा, नहीं नहीं, तू लेके आएगा मिर्ची बड़ा और भानु लेके आएगा मावा। वाह। और लेके आए हम लोग, खाया सबने मिलके, और रिपोर्ट तो नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने उसका मजा खूब लिया। देखिए, भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जाता है। ये कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं लिखी।
दास की वो चाय में मतलब सलटा देते, छोटे लेवल का। उस समय क्या है, इसी तरह चाय और मावे में काम सलट जाते थे। आप गलत करते हो बिल्कुल। जी तो सर क्या है कि जोधपुर में लोग टेबल के नीचे नहीं, टेबल के ऊपर लेना पसंद करते हैं। सीधे तौर पे। और यस वहाँ तो इतना ऑप्शन होता है ना हिमांशु भाई, जी जी सर। इतने सारी मिठाई की दुकान है, भाती की चाय, वहाँ का नमकीन, ये मोहन जी का लड्डू और बहुत सारे। दैट्स ग्रेट। बात चल रही है बॉक्स एफएम में भानु पुरोहित से, और बहुत सारे लोग प्यारे प्यारे बात भी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। चैट बॉक्स हमारा भरा पड़ा है, उसकी भी कद्र करेंगे। तो पहले तो ये जो सज्जन है इनसे बात कर लेते हैं, ये शायद भानु के प्रशंसक ही होंगे निश्चित रूप से। हेलो हेलो। ओह मारी हेलो सुननी चाहती, अच्छा दोबारा देख लेते हैं। अब जुड़ गई। हेलो हेलो, या हेलो, एफएम बॉक्स से बोल रहे हैं? हाँ एफएम बॉक्स से बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी, भानु जी का आज इंटरव्यू सुन रहा हूँ, तो बात अगर हो जाए तो। अरे भानु जी आपसे जुड़े हुए हैं, दिल के तार भी जुड़े हुए हैं और जन्मों के तार जुड़े हुए हैं आपसे। तो भानु जी, हाँ भाई साहब। इनको पता नहीं है कि मैं आवाज की दुनिया में काम हेलो। करता हूँ। अरे हमारे सीनियर ओम प्रकाश लखारा बोल रहा हूँ। मुझे पता है साहब, आपकी मतलब आवाज जैसे ही गूंजी मेरे। हेलो। जी बताएं। हाँ हेलो, ओम प्रकाश लखारा बोल रहा हूँ सर। आप बात करो भानु भाई से। जी ओम जी, बहुत स्वागत है बॉक्स एफएम में। हेलो। हाँ हेलो। लखारा जी बोलिए। हाँ सर, भानु जी आप बात करो, ये कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाए। वाह वाह भानु जी, कुछ पुरानी यादें इनके साथ जुड़ी हुई बताइए। लखारा साहब क्या क्या। अभी बताइए ओम जी, अगर आप सुनते हैं लगातार तो यादव साहब ने जो पेनल्टी लगाई थी नीलम गुप्ता वाला केस अभी अपने दौरों पे लगी थी। वो कुछ जी भाई, वो कुछ पल ऐसे थे कि जहां से हमें एक आत्मबल मिला था कि हाँ चलो इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। भाई भानु भाई, ये लखारा जी को ऐसे जी। बिना रंगे जाने नहीं देंगे। हेलो। फोन खोलते हैं ना सर। इनकी भी पोल खोलिए थोड़ी सी ना। जी हाँ भानु जी। हाँ सर। हाँ ओम सर। एक इनका कैरेक्टर है, रेडियो पर बहुत फेमस रहा, जी दासा। वो दासा को लोग अभी भी याद करते हैं, मुझे फोन भी करते हैं और भानु जी के पास भी आते होंगे। बहुत तो एक बार भानु जी से कहें कि वो दासा को जीवंत कर दे। अभी बॉक्स एफएम जो है बड़ा प्रसिद्ध है हमारे जोधपुर में। भानु जी, अरे भाई थाने दासा कौन बना दियो यार, भाषा हूँ। हाँ जी। मुकुल सर, आप ओम जी भोम जी वाला करेक्ट था वो एक दौर में। जी हाँ। उसके बाद वो दौर निकल गया, फिर एकाएक ऐसे ही हमें लगा कि एक ऐसा करेक्टर हो। ये कोरोना काल की बात है ओ कि बूढ़ा आदमी कुछ कहे अपने अंदाज में तो बात पहुंचती है। तो मैंने ओम को कहा, मैंने कहा ओम ऐसा करेक्टर अपन करते हैं दोनों, मतलब कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं। तो वो हमने प्रयोग किया और बहुत सफल हुआ। क्या बात है। तो आज बॉक्स एफएम के माध्यम से वो दोनों करेक्टर मौजूद हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। जी जी। किस बात की देर। तो मैं दासा की घर में अरे दासा, अरे कौन बोल रहा है बेटा? अरे मैं तो आप लोग फल पड़ियो बोलू दासा। अरे फल पड़िया। अरे दासा आटे कई सोचती कर मिर्ची बड़ा खाओ लुकता लुकता है। अरे बेटा तू मिर्चा खा ली थे, बड़ो मन देती थे, मारो मुंडो पड़ा। अरे दासा दासा थोड़ा ध्यान रखो स्वास्थ्य रो। और देखो अपने अपने जो जावे आते के ट्रैफिक रो ध्यान रखो। अथान कार बीचों बीच खड़ी करियो थे। अरे ट्रैफिक जोरदार टनाटन, मैं भी टनाटन। तू तो की लायो कहीं थारे जेब में कहीं घाले लायो बेटे, बैठे थोड़ा। अरे दासा थाने हैंग का पड़ जाए। अरे मने खा पड़े तू। अच्छा पुंगल पाड़ो आयो है क्या बात?
वाह दासा मैं तो मैं जाऊं मार तो के थोड़ा फोन आई गए स्कूल टाबुरिया है जो उठे दे हमार जाऊं। अरे बेटा आज बॉक्स मुकुल पैसा बुलाया है तो आवड़ो पड़े ने तो घना घना पगे लागना है। मारे ही पावा दो कहते बेटा। अरे तो मतलब ऐसा है क्या बात है, क्या बात है। अब समझ में आ गया रेडियो क्यों इतना पॉपुलर था यार। कमाल है। दोनों के लिए खूबसूरत तालियां। मुकुल सर से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था हमें। अरे भाई हाँ। मैं तो ऐसे बोल ही को नहीं पाऊं बेटा। हाँ दासा पता आएगा। मुकुल सर की बात तो ये है कि आप हमारे सीनियर, आपसे खूब सीखा, मतलब इतना हम बता नहीं पाएंगे। चलिए लखारा साहब, थैंक यू सो मच। भानु जी से उनकी चर्चाएं करते हैं। सो भानु, जब आप अनाउंसर बन गए, पहले तो कैजुअल अनाउंसर थे, फिर आप अनाउंसर बन गए, बहुत सारे अनुभव नए नए हो गए। बहरहाल चैट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न हैं। हिमांशु कह रहे हैं पहले लोगों के प्रश्न लिए जाएं, आपके प्रश्न बाद में। जी सर, बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में आप सवाल पूछे हैं, तो मैं एक एक करके उनका नाम लेते हुए पूछता हूँ, आप उनके जवाब दीजिएगा। अदिति जयपुर से कह रही हैं, भानु जी आपने कहा कि आरजे बनने का सफर आसान नहीं था, तो अगर आज आप फिर से शुरुआत करें तो कौन सी गलती रिपीट नहीं करेंगे? और आवाज हमें पता नहीं चलता था उस वक्त कि हमें कैसी मॉड्यूलेशन क्या रखना है, फ्लैट वॉइस जाती थी या उस वक्त, हालांकि ये उस वक्त कठिन दौर ये था कि हमें जो हिज्जे होते थे ना उच्चारण का, वो सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता था। लेकिन अब ये दौर टल गया, लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके या उर्दू फारसी डाल के बोल लेते हैं। जिंदगी में कोई ज्यादा फर्क अब नहीं रहा। लेकिन उस वक्त अगर मैंने सिर्फ एक बार अनाउंसमेंट ये किया था कि आइए अब फिल्मी गाने सुनेंगे, 10 मिनट का एक चंक था। अच्छा। और उसमें एक लंबा गाना बजा, एक ही गाना, तो हमारी ESD ने तलब किया कि आपने गाने बोले और गाना क्यों बजाया। ओहो, ये टफ दौर था और मुझे उस पे कुछ सुनना पड़ा कि आप पहले ऐसे नहीं बोल सकते, आइए सुने फिल्मी गीत, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो तो थी हमारी स्कूलिंग ऐसी। तो ये चीजें अगर जिनकी आवाज थोड़ी ठीक हो उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थोड़ी ठीक हो, ललक बहुत सारी होनी चाहिए मन में बोलने की। जी। तो ये चीजें अगर हो जाती है तो फिर आरजे की राह बड़ी आसान हो जाती है। गजब बात कही इन्होंने। उस दौर में ना निगम और माथुर साहब, अरविंद माथुर साहब, ये लोग मतलब जिसको कहते हैं ना कि रावण की तरह मौजूद होते थे। कहीं भी आपसे एक कुछ गलत हुआ नहीं और फटीड़ फटीड़ पड़ती थी खूब सारी। हाँ, ये बात पक्का है। राघव है दिल्ली से, वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने बताया कि एंकरिंग में इंस्टेंट कनेक्शन जरूरी है, बहुत जरूरी जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं हो पाई? उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? हमारे पास सबसे बड़ा हिमांशु भाई हथियार होता है अच्छे गाने। वाह। ठीक है, जैसे मेरी आदत ये थी और ये आदत हमने सीनियर से सीखी है कि मैं जाती अनाउंसमेंट होता है, स्टेशन की आइडेंटिटी होती थी, 102.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित, और सीधा म्यूजिक एक वो धमाधम वाला म्यूजिक होता है जी। उससे हम देख लेते फोन की घंटियां कितनी गनगना रही है जी। और उसको बीच में से हल्का सा काट के, दोस्तों आज की शाम आपके नाम, लेकिन आज की शाम में क्या क्या होगा ये आप खुद बताएंगे फिर भी। तो ये ओपनिंग अगर ऐसी हो जाती है तो कनेक्शन हो ही जाता, कनेक्ट हो ही जाते हो आप। क्या बात है सर। इसी में एक और सवाल मैं अपना ऐड ऑन कर लेता हूँ कि अब तो आप लाइव शोज कर रहे हैं, बहुत सारे सीएम के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, वहां तो बहुत प्रोटोकॉल्स भी होते होंगे। बहुत सारे। तो वहां पर मतलब स्कूलिंग काम आ रही है या फिर वहां पर अब जो तजर्बा हो गया है वो काम आ रहा है? थोड़ा सा अगर आप बता पाएं श्रोताओं को तो बहुत मजा आ जाएगा। हिमांशु भाई, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जहाँ बहुत सारे आपके बहुत तरह के स्टेज करने होते हैं, सबसे बड़ी आपकी शब्दावली अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। शब्दावली और गरिमा में शब्दों का प्रयोग, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने शुरुआत में 2 पंक्तियां बोल दी वैसी ओपनिंग वाले जी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप सीधे अगर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ गए हैं और आप सब लोग बैठ जाएं, तो ये हजारों आंखें आपकी तरफ उठती है और खासतौर पर प्रशासन आपके सर पर खड़ा होता है। वो 4 दिन पहले खड़ा हो जाता है।
आपको वहां ये कहना ही पड़ते हैं, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप लोग शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बस थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं आज का ये समारोह। तो ये आगे पीछे क्या क्या लगने वाला है और उनके लिए डिग्रीज क्या क्या होती है, बहुत जरूरी शब्दावली आपको। क्या बात है सर, इतना कुछ है जो सीखना है अभी सब लोगों को। पूनम फ्रॉम जोधपुर जी। सवाल लेकर आ रही हैं कि आपने कहा आपकी आवाज आपकी ताकत है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि इसी आवाज की वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली हो? बिल्कुल पूनम जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब एक लेवल पे आ जाते हैं हम लोग, तो फिर इधर उधर देखते हैं हम और कहाँ इसका प्रयोग करें। मैं अपनी इसी आवाज को लेकर बॉम्बे गया, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट और इस तरह के चैनल में मैंने ऑडिशन दिया। और मैं तब तक अपने लौटा जहाँ रुका हुआ था, तब तक फोन आ गया कि कल आपकी सुबह रिकॉर्डिंग है नेशनल ज्योग्राफी में, तो आपको ये सारे एपिसोड मिल चुके हैं। तो मैं वहाँ 2 दिन रुका और 2 दिन में मैंने करीबन 3-4 एपिसोड रिकॉर्ड किए वहीं पे। क्या बात अच्छा, है, वो जो गजब। शेर था सर उस दिन एपिसोड में, वो भानु सर थे? शेर को बताने वाली आवाज। एक फोन है, उसके बाद हम वापस आपसे जुड़ेंगे। हेलो हेलो जी। भानु जी नमस्कार साहब। नमस्कार। भानु जी ठाकराराम पूनिया निवेदन कर रहा हूँ मैं बाड़मेर से। ठाकरा राम जी, ये हमारे राजस्थान के लिसनर है। ठाकरा राम जी, अंताक्षरी बड़ा मिस करते हैं भानु जी। हाँ, एक अंताक्षरी इतना दिल से मेरा प्रोग्राम कई वर्षों तक चला और अभी तक ये रेस्पॉन्स रहता है ठाकरा राम जी आप लोगों का। सच बताऊं तो यहाँ मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। और आपने तो मेरे सारे एपिसोड रिकॉर्ड कर रखे हैं ठाकरा राम जी। जी जब जब आप भेजते हैं ना तो आंखें मेरी अभी नम हो जाती है। तो वो दौर तो ठाकरा राम जी, एक निवेदन आपसे करेंगे। कोई इनका अंश आपने तो कॉपी किया होगा, कैसे प्रेजेंट करते थे, आप तो इतना सुनते थे, तो आज भानु भाई की कॉपी हो जाए ना थोड़ी। भानु जी अंताक्षरी का शुरुआत करते रहना जी, वो मैं कभी कभार बोलने की कोशिश करता हूँ। करो 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 करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त भानु पुरोहित। मतलब हाई लेवल से लो तक पहुंचना और खूबसूरत अंदाज में बोलना और फिर खूबसूरत सा गीत। वाह भानु भाई, यार इन्होंने तो कॉपी कर दी, अब आप अपनी ओरिजिनल और कॉपी कर लीजिए। गीत हमेशा रहता था वो फलसफा प्यार का तू क्या जाने। वो क्या इनका बड़ा मजा आता था। पैट गाना था क्या? जी ओल्ड वाला था। भानु भाई जी सर। यार कॉपी करके अंताक्षरी इन्होंने सुना दी, अब आप भी थोड़ा सा एक आध। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। क्या बात है यार, अब समझ में आता है। एक आदमी ने जैसे ही चीफ मिनिस्टर को देखा, अपने आप को मोल्ड कर लिया, बहुत सम्माननीय शब्दों में एंकरिंग करने लगा। शेर के साथ हुआ तो शेर की तरह हो गया, और जब अंताक्षरी कर रहा है तो सुरीले गायक के तौर पे आ गया। वाह, ये होती है यार प्रतिभा। थैंक यू सर। लेकिन अब हम ऐसे इतनी जल्दी छोड़ने वाले थोड़ी है भानु भाई, हमने तो पकड़ रखा है। सो अब हम जो जानना चाहते हैं वो ये सवाल है, ये जो आपने एनिमल प्लेनेट या दूसरे डिस्कवरी चैनल में की, तो वहां तो उनकी शैली एकदम अलग होती है, आवाज को भी वो, तो उन्होंने कुछ आपको स्पेशली बताया कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है? थोड़ा उस मेमोरी को याद करिए। जी सर, जब स्टूडियो में गए और कॉल आया कि भानु जी कल सुबह आपका एपिसोड रिकॉर्ड होना है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था इतने बड़े स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, और इतने बड़े दिग्गज जिसे मैं आवाज का अमिताभ बच्चन मानता हूँ, ब्रिजभूषण। ओह, ब्रिजभूषण साहनी? साहनी नहीं सर, ओह, ब्रिजभूषण ये अपने विविध भारती में थे जो, वो कोई जमाने में थे। मेरे राम वही थे, ब्रिजभूषण साहनी थे। एनीवे कोई बात नहीं। थे, लेकिन ये ब्रिजभूषण जिन्होंने कई फिल्मों में डबिंग की सर। ओह, दास शहनाई की जो हीरो की आवाज इन्होंने दी, और ब्रिज नाम से इन्होंने संगीत दिया कई फिल्मों में।
क्या बात है, क्या बात है। मैं तो इस रोड पे मैं ढूंढता रहा, ये वगैरह जो फिल्में थी। ओ, जिसमें आनंद बख्शी ने गाया था। जी जी। क्या तो बात। ये बहुत ही अलग, बहुत ही जगजीत सिंह की जो कैसेट्स वगैरह इन्होंने ओपनिंग की थी। ओ, समझ गया मैं। ब्रिज भाई बहुत बहुत जबरदस्त। वो ब्रिज भाई, क्या बात है। उन्होंने आपको तराश लिया, तो अब तो कहीं अटकने वाले ही नहीं हो। जी। तो मैं तो उनसे बहुत ही मुतासिर था जबरदस्त रूप से। तो उन्होंने जब कहा कि भानु जी, आवाज भी माशाल्लाह उनकी ऐसी कि भानु जी आपको इधर खड़ा होना और उधर से आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और जैसे काउंटिंग 92 पे आती है आपको बोलना शुरू कर देना। अरे मैं कह सर, मेरी आवाज बिल्कुल मैमने जैसी हो रही थी। तो मैं फिर वो स्टूडियो से चले गए सर। उन्होंने समझ लिया, अपने असिस्टेंट को समझाया कि ये स्क्रिप्ट सामने रखना और ऐसे ऐसे करना, और कर लिए सर। और हो गई दूसरे ट्रैक में सारे मेरा ये सब हो गया। तो बाहर आते ही वहां की एक परंपरा बड़ी अच्छी मुझे ये लगी कि जैसे रिकॉर्ड करके मैं बाहर निकला तो ब्रिज जी के पास ही टेबल में एक चाय का कप और एक चेक पड़ा था सर। वाह, ये तो चेक वाली बात हिमांशु ने शुरू की थी और फिर हमारे घाव लगा रहे हैं। तो सर मैं आगे भी ये कहना चाहूँ कि मेरे लिए तो एक सपने को सच होने जैसा था ये। हाँ, वो चेक कितने का था? नहीं सर, तो चाय की बात कर रहे हैं, चेक तो आपने पकड़ा है। तो मैंने वो चेक लेने से इनकार किया। मैं क्या ब्रिज सर, आपने मुझे इतना मौका दिया है तो मुझे मेरी चेक नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ चाय पी लूंगा, एक तस्वीर ले लूंगा आपके साथ। तो तस्वीर ली, लेकिन उन्होंने, ब्रिज जी ने कहा आप क्यों नहीं लोगे, ये हमारी ये होता ही नहीं है, तो देते चेक। क्योंकि मैंने चैनल से पैसे लिए हैं, मैं ले रहा हूँ, आपको लेने। वो उन्होंने जबरदस्ती वो चेक डाला, और वो चेक मैंने कभी भुनाया नहीं सर, कभी भी। क्या बात है, क्या बात है, क्या सम्मान ब्रिज भाई के लिए, गजब। याद हो अन्नू कपूर थे ऐसे, जिन्होंने 50,000 का चेक मैंने दिया था, तो उन्होंने यस, उन्होंने कहा ये मेरा अपमान है, मेरी फीस इतनी नहीं है। अरे सर, पर भानु ने तो सम्मान के लिए ऐसा किया था। एनीवे, गजब है, गजब। वो थोड़ा सा बताओ ना, उस समय ब्रिज भाई ने क्या सिखाया, कैसे बोला आपने वो चैनल का? अगर रिकॉर्डिंग है तो हम उसको प्ले कर सकते हैं, और नहीं है तो हम आपको जीवंत आपसे कहेंगे कि कुछ सुना दें। एक्चुअली वो सारे एपिसोड जो आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं जी, तो उस पर तो ध्यान जाता ही नहीं है। आप अपनी स्क्रिप्ट देखते हैं एक बार और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं ऐसे। तो उस वक्त था, एक सीरीज चल रही थी डर्टी जॉब्स की ऐसे। ओह, तो उसमें एक कैरेक्टर मुझे करना था, तो उसके डायलॉग तो मुझे ऐसे याद नहीं, बहुत दूर से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा, तो वो मैं माइक के पास खड़ा होकर बोला था। तो ब्रिज जी ने कहा था कि जब वो दूर से आ रहा तो आप माइक से थोड़ा दूर हो जाए। वो घुमा के सीधा करते करते वो जब नजदीक आ जाए तो बिल्कुल माइक के पास आ जाता। तो वो एक टिप्स दी थी, और ये टिप्स ऐसे रेडियो में आप लोग जो सीनियर्स हैं वो आप देते हैं, जब दूर से आवाज देनी होती है ऐसा करना, या बहुत करीब से बोलना होता है तो आप माइक के करीब रहे, ऐसा कुछ। तो रेडियो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग सीखेंगे इस चीज से कि देखिए भानु पुरोहित एक ब्रांड है, बट जब ब्रिज भाई ने उन्हें कुछ सिखाया तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, एकदम मक्खन की तरह मुलायम, खटाक से जिस रूप में ढालेंगे ढल जाएंगे। दैट्स द ग्रेट। ये होती है एक अच्छे कलाकार की पहचान। यस। समीर है साहब मुंबई से, आपने स्ट्रगल की बात की थी, तो उस दौर में खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते थे? मैं खूब रेडियो सुनता था जबरदस्त रूप से। तो अच्छा, एक उम्र के बाद हिमांशु भाई सब आप जानते हैं, और आप तो कवि हृदय हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक दौर आता है जब आदमी 27-28 साल का हो जाता तो घर वालों का एक प्रेशर ये रहता है कि कहीं परमानेंट जॉब हो जाए इसकी, या सरकारी नौकरी का दौर था ये मिल जाए जी। उस दबाव में मैं सरकारी टीचर लग चुका था। अच्छा, आप अध्यापक रहे? जी, लेकिन वो मन मानता ही नहीं था। जब भी मैं स्कूल पढ़ाने खड़ा होता जी, तो जैसे ही पाठ शुरू हुआ, एक राजा था और उसकी 3 रानियां थी, तो उस वक्त 2 लाइन बोलती, तीसरी लाइन में एक उद्घोषक जाग गया। तब मैं कैजुअल हो चुका था। उसके 3 रानियां थी, और तीनों रानियों में से एक रानी बहुत कुरूप थी, वो एकदम अनाउंसर आ जाता।
तो बच्चे देखते रह जाते कि सर को हुआ कि अभी तो ठीक थी। तो लेकिन वहां से निकलकर, क्योंकि सरकारी नौकरी से निकलकर दूसरी नौकरी में जाना बड़ा मुश्किल है होता, और ये ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं उद्घोषक के लिए। अच्छा। तो एक पद निकलता है तो हजारों लोग आते हैं पूरे देश भर से, फिर रिटर्न क्लियर करो, फिर ऑडिशन करो, और उसके बाद इंटरव्यू करो। उस तीनों में क्लियर होना बड़ा मुश्किल काम था, और उस दिग्गज आवाजें और थी बहुत सारी, तो वो लग रहा था कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन खूब, मैं हिमांशु में आपको बता दूं कि मैं ये परीक्षाएं 5 बार क्लियर कर चुका हूँ, 5 बार उद्घोषक के। अरे बाप रे, 5 बार? 5 बार क्लियर कट थ्रू आउट निकला हूँ, ओहो। लेकिन फिर लिस्ट में आता ही नहीं नाम। तो फिर एक बार तो निराशा हो गई कि अब नहीं होगा, ये अपनी नौकरी टीचर वाली रहेगी। जी। लेकिन ईश्वर ने सुनी और बहुत शानदार ऑडिशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, और फिर सिलेक्शन की जब चिट्ठी आ गई घर, जी। तो फिर लगा कि जिंदगी अब यहाँ से शुरू हो रही है। सर, ये मैं बताऊं आपको, भारत को ये अवसर मिला है कि उन्होंने सही व्यक्ति चुन लिया, वरना कितना बड़ा नुकसान हो सकता था भारत के रेडियो का, आप जानते नहीं है ये बात। दुआएं दुआएं। दैट्स ग्रेट। चैट बॉक्स में हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं। अनुज अरोड़ा साहब हैं, भानु सर दिल की दुकान के दिल हैं। ठाकुराराम चौधरी आपको नमस्ते बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जफर खान सिंधी साहब की आवाज, उनके अंदाज के बारे में आप थोड़ा सा अपना कोई अनुभव हो, उनके साथ आपने बहुत काम किया है तो प्लीज बताइए। जफर भाई के साथ हम एक्चुअली, जफर और मैंने स्ट्रगल साथ ही किया रेडियो का। हम पहले कैजुअल हुए और फिर लगभग हम साथ ही सिलेक्ट हुए, रेगुलर भी हुए। तो जफर का एक अंदाज था कि उनकी शब्दावली में उर्दू फारसी के शब्द ज्यादा होते थे, और मुझे भी पता है, ये एक बार एक प्रोग्राम कर रहे थे और मुकुल जी थे वहां पे खड़े, और मेरी भी आदत थी और अभी भी है, ये उर्दू फारसी के शब्द में डालता हूँ उसमें। लेकिन मुकुल जी ने मुझे कहा, भानु भाई हिंदी बोलो, हिंदी। मुकुल जी शायद ये बात भूल गए होंगे। अच्छा, मैंने देखो किसी और मुकुल जी के लिए बोल रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी। भाई खड़े थे कि भाई अपनी हिंदुस्तानी वाली बोलो, तो मैंने वो शब्द इधर डाले। लेकिन जफर भाई बहुत अच्छी आवाज का इस्तेमाल करना वो जानते थे, और माशाल्लाह आवाज उनकी बड़ी खूबसूरत थी। कई साथ में रहे, हम चूरू में साथ रहे, नागौर साथ रहे, जोधपुर आ गए साथ में। और उनका एक राजस्थानी का एक अलग टोन था, जो एक रजवाड़ी मारवाड़ी होती है। मेरी मारवाड़ी बिल्कुल ठेठ है, हम चौपाल भी करते थे, लेकिन उनकी मारवाड़ी में एक जो रजवाड़ी मारवाड़ी होती है। पछे मैं उठे गयो तो मैंने उठे काड़ो भील दिखियो, आंखों सूझ तो कोनी हो, लेकिन मैं कने जाने बोलियो, रे भाई कुछ तो मुंडे से बोल। ये मारवाड़ी उनकी थी, और अपनी मारवाड़ी मैं उन्हें कने गयो, मुझे मारवाड़ी काड़ो भील दिखियो, मैंने वो बोली आंखों सो दिखे कोनी, लेकिन मैं कह भाई की तो बोल, ये अपनी ठेठ वाली है, ऐसा कुछ। तो उसमें एक थोड़ा सा अलग। दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत गजब बात बताई आपने, दो चीजों को इतना बढ़िया नोटिस किया भानु भाई। ये जो करेक्टर आपने चूज किया ना बुजुर्ग का, ये कहीं ना कहीं कोई आसपास कोई चरित्र होता है जिसको आप बहुत माइन्यूटली देखते हैं, सुनते हैं, है ना, और फिर उससे प्रभावित होकर उस करेक्टर को उतार लेते हैं। तो ये दादाजी कहीं आसपास थे क्या? कौन? मतलब घटना है सर इसके पीछे। मैं और ओम मार्केटिंग के लिए थे, विविध भारती की मार्केटिंग के लिए निकले थे। तो जब गाड़ी में हम बैठे, एक दो क्लाइंट से मिले, वापस आ रहे थे, तो मुझे थोड़ी ऐसे गले में खांसी जैसा हुआ। मैं कुछ बात कहने जा रहा था। अरे ओम बात सुन, ये निकला तो मुझे लगा यार ये कोई करेक्टर आ गया है। तो करके मैंने कहा ओम ऐसा करते यार, एक बार तू अंदर चल सीधे स्टूडियो, कि मैं ऐसा बोलूं, तू उसका रिप्लाई करना। तो करके वो बात थोड़ी ठीक लग रही थी उस वक्त, तो थोड़ा बैकग्राउंड लगा के फिल्टर करके उसको किया, तो निकला अच्छा। फिर वो ऐसा पॉपुलर हुआ सर कि उसकी मतलब इतनी दास्तानें हो गई मुकुल जी कि लोग, एक बताऊं थोड़े इसी में, दासा को सुन के कई लोग आते थे मिलने के लिए दासा को।
जब उनको पता चलता कि दासा से मिलना है तो ओम कहते ये भानु जी से मिल लो। तो लोग बिल्कुल यकीन एंड तक नहीं करते कि ये दासा है जो ये लड़का बैठा जो सामने भानु जी बैठे। तो फिर कई लोग जिद पे रहते हैं कि आप नहीं मिलाना तो छोड़ दो, आप ऐसे बेवकूफ मत बनाओ। तो फिर ओम कहता यार इनको एक बार वैसी बात कर ले भाई। और कई लोगों को तो आज तक पता भी नहीं है कि ये दासा भानु जी है। मतलब लोग रोते थे यार। एक दो सुसाइड भी हमने बनाया, एक पेड़ काटने पे बनाया ऐसा। तो एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पापा आपसे मिलना चाह रहे थे। मैंने कहा, बोलो किससे? कि नहीं एक वो दासा आते हैं। तो वो जब पेड़ की एक कहानी सुनाते हैं ना, पेड़ को काट दिया, तो वो रोज रोते हैं कि मुझे एक साथ मिलना ले यार, मेरे कितने दिन बचे हैं। तो मैं ही हूँ कि नहीं आप मत ऐसे मजाक मत करो, ओल्ड एज में मेरे फादर है। तो फिर बहुत विश्वास दिलाया कि भानु जी ही है। तो उन्होंने गांव ले जाके अपने पिताजी से मिलवा कि ये है दास। तो इतनी कहानियां तो रेडियो से जुड़ी है सर। रेडियो ने कितना प्यार दिया होगा। सर कैसे लगता होगा आपको? मैं तो ये सोचकर अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना प्यार मिला आपको इस कैरेक्टर को। आपके लोग आपसे मिलने आते थे, फिर यकीन नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या जीत हो सकती है किसी? सर रेडियो ने बहुत दिया है मनुष्य भाई, इतना दिया कि मतलब अभी भी मैं पूरा माला माल हूँ रेडियो से, अभी भी माला माल हूँ। और मैं आपको एक और राज की बात बताऊं कि मेरी जो शादी हुई है बिल्कुल सिस्टम से ही हुई है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी रेडियो सुनती थी पहले। वाह। और शुरुआत हुई ये भी। धर्मपत्री ने जब लोग लुगाइयों को आपकी तारीफ करते सुना तो उसके बाद रेडियो सुनना बंद कर दिया होगा। हाँ कि रोज बोलते, इतना तो घर में ही बोलते हैं, मैं रोज सुनती हूँ उनको। क्या सुन? अरे भानु भाई पतली गली से निकल रहे हो। मेरा इशारा होता जो चाहने वाले जिस तरह से भानु जी बोल रहे हैं, भानु जी में नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। फीमेल लिसनर्स भी तो प्रेम कर सकते हैं भाई, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप पुरुषों में ही लोकप्रिय हो। नहीं, बराबर की लोकप्रियता बराबर रही, मतलब गांव चौपाल से लगाकर यूथ तक। कोई वो एक्सपीरियंस बताइए ना जब आप धड़ाम से गिर गए हो, जैसे मेरे साथ हुआ था कि आके पूछा था अंकल कूल कूल मुकुल कहाँ है। क्योंकि आवाज के माध्यम से तो आप धोखा दे ही रहे हैं, उम्र को भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। धड़ाम से गिरने वाला मुझे ऐसा मतलब ऐसा अभी तक हुआ नहीं कुछ ऐसा कि मतलब ठीक ही चला अभी तक, ऐसा नहीं। चलो ठीक है, सार्वजनिक रूप से ये बातें नहीं बताती, मैं तो बता देता हूँ। अनुज अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि भानु जी आप थिएटर शो में भी अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो ये डिफरेंस कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? कभी रेडियो में बोलना होता है तो आपको माइक के पास धीमे बोलना होता है, स्टेज में बहुत हाई टोन में बोलना पड़ता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में चीफ मिनिस्टर के सामने तो अलग ही तरह से बोलना होगा। तो ये गले की फैकल्टीज कहाँ से चेंज कर लेते हैं? लगा रखा है कोई डिनोटर? नहीं सर, मैं रेडियो में आने से पहले थिएटर किया करता था, खूब थिएटर किया मैंने। 79 से मैंने थिएटर ज्वाइन किया और लंबे अरसे तक। और हमारे साथ दिग्गज थे सब, आप तो जानते हैं, इसमें विष्णु जी थे, अर्जुन देव चारण थे, एम माथुर साहब और दलपत परिहार और ये अपने जुत्सी विनोद जुत्सी नहीं, पृथ्वीनाथ जुत्सी। पृथ्वीनाथ जुत्सी, फुल्लू जी अरविंद भट्ट साहब, सुमेधा जी और इला जी। और यहाँ से सर स्कूलिंग तो ये शुरू हो गई कि वरना तो पहले बहुत डर लगता था स्टेज पे जाने से, लेकिन थिएटर ने इतना आत्मविश्वास भर दिया सर कि ऑडियंस के सामने आप अपने कैरेक्टर के साथ बोल सकते, जो कैरेक्टर आपको दिया हुआ है जी। और वहां से जो चीजें मिलना शुरू हुई तो रेडियो की राहें वहां से आसान हो गई सर थोड़ी। That's great जी। भानु सर, मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूँ आपने कि देखो रेडियो की फैकल्टीज तो आप बहुत सारी चेंज कर ही रहे हो, इतना सालों कर रहे हो,
जी। पण जगह ठेठ शहर रे मोने रहो आप हाँ। तो वटे तो कहीं है कि 1 सेकंड रे मोने जपीड़ मेल दे आदमी कि तुम वटे रेडियो में जाबरो भैया यूं के कर बोले मौन जी की चीज है वह अंदर पड़ी है तक जाऊन मायने जिको टाइम आप तो कौन है के सिद्ध पड़ी है मौन पड़ी है नौनो ने जा रही हूँ ही वो है तो वो जिको है वो भी मेंटेन करने चालना है क्योंकि वटे तो बड़ी बात करनी पड़ेगा शहर में जान तो आप को नहीं कर सको रेडियो वाली बात तो और जो डिफरेंस की कर क्रिएट वे पाए वो तो अगर नहीं करेंगे तो वो आपको बछीड़ देंगे घर वाले। आप तो वहाँ बहुत अच्छे से बोल के जा रहे हो कि दोस्तों अब दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, जय हिंद, और वहां से बोलते ही आ रहा सभी आग लेता है जो। क्या बात है। ये हमारे एक बहुत पुराने उद्घोषक हुआ करते थे भगवान महेशचंदानी। सो ये रिवर्स गियर में चलते थे। जैसे भानु जी ने तो कहा अनाउंसमेंट के वक्त तो ये अलग होते थे और बाद में अलग होते थे जी। भगवान महेशचंदानी का पता नहीं चलता था कि कब अनाउंसमेंट, हेलो मुकुल कैसे हो भैया, विविध भारती का विज्ञापन कार्यक्रम। तो मैंने ठा भी कौन पड़ते होगी यार, वो कद बीच बीच में अनाउंसमेंट ठोक दियो। अच्छा मुकुल सब बढ़िया चल रहा है, अगला गाना आप सुनेंगे, तो फेडर भी कौन बंद करते हो। ये कमाल है। ये ब्रजेश कोठारी हमारी किया करते थे। सर भैया क्या हो रहा है। तो मुकुल सर ये बताओ आप तो कि आप और भानु सर आप सीनियर रहे हैं भानु सर के, ऐसा कोई मैसेज आपने पास कर दिया हो अपने शो में जो था नहीं पर किसी तक पहुंचाना हो और आपने कर दिया हो, ऐसे इस्तेमाल कर दिया हो, क्योंकि अब तो देखो ग्रेचुइटी सब बन चुकी, पेंशन ऑन टाइम है, 10 घंटे नॉन स्टॉप बोलना पड़े तो आप माइक को बोरिंग कर देंगे या माइक आपको? मैं माइक को पका दूंगा सर। क्या बात है। एक्टिंग में रोमांटिक सीन मिले ज्यादा नर्वस आप होंगे या हीरोइन? हीरोइन। स्टेज पर अगर कोई बच्चा आकर माइक छीन ले तो आप क्या करेंगे, डायलॉग सुनाएंगे या लोरी? मैं लोरी सुनाऊंगा सर, कोने में बैठ के, वो भी। मुझे लगा कहेगा चुप कर भानु, नया प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर लोरी सुनाओ तो मेरी वाली सुनाना वो। हिमांशु भाई की लोरी यार पूरे राजस्थान पे छा गई आपकी लोरी, तो कमाल, बहुत विशेष। हिमांशु भाई सुना दो ना यार, थोड़ा भानु भाई को भी तो अपन पकाएं। अरे सर क्या लिखा आपने, क्या लिखा है? आप रा आशीर्वाद दूं पूरे राजस्थान रे लोग आशीर्वाद दूं, लोरी जी की है वह राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में एज अ बेस्ट लिरिसिस्ट नॉमिनेट हुई है। क्या बात। हिमांशु भाई को तो मैं खुद मानता हूँ। सुनो आज तो भानु सर का शो है। नहीं सुना। अच्छा ठीक। एंड करने में क्या कोने में बैठ के लोरी सुना रहे। सो जा मारी राज दुलारी, सो जा मारी राज दुलारी, आँखियाँ तू टिमटिमावे, तारा सारा जगमगावे, मुड़के जद जद रे तू प्यारी, दुनिया मुड़के साथे सारी, सो जा मारी राज दुलारी। तो मैंने जो सोचा ना वो आपने सोचा भी नहीं था। अच्छा। मैंने ये सोचा कि इस लोरी को भानु भाई अगर बोल के सुनाएं। अरे 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 तो आप देखिए कलाकार का जज्बा देखिए कि किस तरह से वो आपको इस लोरी को, भानु भाई याद कौन तो बता दी 2-4 लाइन। नहीं याद नहीं है लेकिन ये हाँ शुरू की 2-3 लाइन बोल दीजिए। तो सूजा मारी राज दुलारी, आँखियां तू टिमटिमावे, तारा सारा जगमगावे। हाँ, सोजा मारी राजकुमारी, सोजा मारी राजकुमारी, आँखियां जो, आँखियां तू टिमटिमावे, आँखियां तू टिमटिमावे, और यूं तारा जो, याद नहीं है, आँखियां तू टिमटिमावे, तारा सारा जगमगावे। अब तो तीनों लाइन याद हो गई। अरे मुकुल भाई नहीं हुई। अरे यार मैं खो गया। भानु भाई आप इतने अच्छे एक्टर हैं कि मैं मतलब मुझे लग रहा था कि अगर हम कोई रात को प्रोग्राम करें जिसमें आप लोरियों को सिर्फ रिसाइटल करें तो जो लोगों को नींद नहीं आती है
उनके लिए मैं इसको आप अलग मत लीजिएगा, मैं उस तपस्वी की बात कर रहा हूँ जो किसी को भी सुला सकता है। क्या बात। अरे 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 सो मैं ये इसको उस तरह से देख रहा था, तो आप बहुत अच्छा आपने उसमें डूब के सो जा, मजा आ गया मुझे, तालियां। थैंक यू। सो अब भानु भाई दो जी सर। रैपिड फायर के 2 सवाल बचे। स्टेज सर, स्टेज पे जो सबसे टफेस्ट ऑडियंस आपको आज तक मिली, कोई शराबी आदमी या कोई अध्यापक? अध्यापक। अरे बाप रे। अगर आपकी लाइफ पर रेडियो शो बने तो उसका नाम होगा माइक का मजनू या बातों का बाजीगर? माइक का मजदूर ठीक है सर। मैं ये सोच रहा था कि क्या बोलेंगे, एकदम करेक्ट बोला। क्राउड को एंटरटेन करने का शॉर्टकट, शायरी, जोक, बॉलीवुड डांस स्टेप, क्या करते हैं आप स्टेज पर अब? और सर मेरे पास तो शेर रहते हैं सर एक्चुअली, और वो बिल्कुल जैसे ऑडियंस होती वैसे ही। तो शेर को तो नहीं, लेकिन हम एक पोइट्री भानु भाई की सुनाना चाहेंगे चलते चलते। इन दिनों सुबह भरी हैं तुम्हारे इंतजार से, सर्द सफेद मौसम तो अब बदल कर फागुन होता जा रहा है, लेकिन इस फिजा में तुम्हारी यादों की तीखी हवा तन को बींदती हुई सीधे कलेजे के पार उतर जाती है। आ जाओ कि इश्क के गुलाबी रंग ओढ़े हुए हैं, इंतजार तुम्हारा। वाह, गजब गजब की मिठास। बहुत बहुत शुक्रिया भानु भाई। चलते चलते हम चाहेंगे कि राजस्थानी भाषा में भी आप कुछ अच्छी रचनाएं पढ़ें, लोगों तक पहुंचाएं। बॉक्स एफएम का मंच आपके लिए एकदम तैयार है इस काम को करने के लिए, और एक बढ़िया सा शो भी करेंगे पक्का। ये मेरा सौभाग्य है मुकुल सर के आप जैसे लोगों के साथ मैं फिर से एक बार जुड़ा, और मैं साझा करने की हिमाकत कर रहा हूँ आपके साथ। वरना हमने जो सीखा है, सच्चे तौर पे कह रहा हूँ मैं, कहीं इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। लाग लपेट इसलिए भी आप नहीं कह सकते कि मुकुल भाई का और मेरा जो बातचीत का सिलसिला बहुत साल 6 महीनों में कभी कभार होता है। वो अपने काम में इतने बिजी है और मैं भी छोटे मोटे काम चलता रहता, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मुकुल सर से, उनके पैटर्न से, उनके लाइव पैटर्न से। इतनी अनछुए पहलू है कि मैं अभी कुछ भी उजागर कुछ भी नहीं हुए। उनकी फराक दिली, सिखाने का तौर तरीका, और जो बड़े भाई का एक भानु भाई उल्टा हो रहा है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। इसी तरह से हम बॉक्स एफएम के मंच में आपसे बातें करते रहेंगे। जी, बॉक्स एफएम का मुकुल सर आपका और हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह। या जयपुर पधारे हैं तो स्टूडियो में आपका स्वागत है, तब लोगों को पता चलेगा मखमली आवाज कितनी खूबसूरत डायरेक्ट। अभी तो फोन के माध्यम से सुन रहे हैं। थैंक यू। फिर वहां से बजाते थे तब पूरी आराधना प्रार्थना सब कुछ हो जाती है। बस मुकुल जी की बात में, मुकुल सर की बात में मेरी बात समाहित समझे। कट कॉपी पेस्ट। नहीं, मैं एक कलेक्टर थे, नाम नहीं लूंगा, अब तो बहुत बड़े सेक्रेटरी बन गए भारत सरकार में। अच्छा। तो वो जोधपुर में ना, हमने नया भानु भाई जब ये शुरू किया था सन सिटी एफएम, जी सर, तो पहला डिस्कशन था मिर्ची बड़े पे, कि जोधपुर की खास बात क्या है जी। तो 5 अच्छी बातें बताएं, मिर्ची बड़े की हो गई। फिर एक सब्जेक्ट रख लिया था हमने, थोड़ा सा बोल्ड सा। वो आपकी आदत में शुमार था, या प्री मैरिटल रिलेशंस पे। बिल्कुल। तो वो कलेक्टर साहब ने फोन किया उन्हें, और फोन नहीं किया, बड़ा गजब धमकाया कि अपने बोरिये बिस्तर बांध लीजिए, और आपने क्या सब्जेक्ट लिया है इसमें। तो मैं अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय में फोन करता हूँ एंड आई विल गेट यू ट्रांसफर्ड। तो सर जी वो ब्रॉडकास्ट में फिर मैंने कहा कि एक सज्जन है
बहुत नाराज़ हैं, ट्रांसफ़र की धमकी दे रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो ट्रांसफ़र करवा दें, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र करवाने के लिए 50-60 हज़ार खर्चने को तैयार हूँ, तो मेरे पैसे बच जाएंगे। बिल्कुल, ये मुझे पूरा सीन याद है। लेकिन उसके बाद भानु भाई ना वो हमारे मुरीद हो गए, उन्होंने अपने घर बुलाया, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक का इतना ज़बरदस्त कलेक्शन अपने घर में कर रखा था। तो जब आप ब्रॉडकास्ट में कोई चीज़ आउट ऑफ बॉक्स करेंगे तो प्यार करने वाले भी मिलेंगे आपको, और निश्चित रूप से धमकाने वाले भी मिलेंगे। ये दुस्साहस आप में था? मेरे पास साहस ही नहीं था। दुस्साहस की बात कर रहे हो? नहीं, ये दुस्साहस ऐसा था कि उस वक्त एफएम के सेगमेंट आधे घंटे के होते थे जी, और नेक्स्ट आधे घंटे में करने वाली टीम लगभग दरवाजे के पास खड़ी रहती थी। चेंज ओवर में कम टाइम मिलता था, लेकिन वो जैसे ही एक टीम बाहर निकली दूसरी अंदर आई और मतलब चेंज ओवर हुआ, तो वो एक मेले का माहौल जो था वो मेरे से मतलब ताउम्र कभी भूलेगा नहीं हुआ, जो आपने पैदा किया था रेडियो। दैट्स ग्रेट। यस, आपने वो पुरानी सब यादें ताज़ा कर दी। बहुत मज़ा आता था, और क्या बच्चे थे, मतलब ऐसे ऐसे जो अब तो बहुत बड़े बड़े नाम हो गए, जो उस समय कैजुअल अनाउंसर हुआ करते थे, और क्या उनमें प्रतिभा थी। मतलब आई वांट टू क्लैप फॉर देम। बहुत बहुत गजब। जोधपुर में 6 एंकर्स मिले। भानु सर, मैं और भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। कुछ सवाल मैं फटाफट से एक साथ पूछ लेता हूँ, उसका समग्र रूप से आप जवाब दे दीजिएगा, फिर हमें एक रैपिड फायर भी करना है आपके साथ में। समीर फ्रॉम मुंबई, ये अभी इनको जवाब मिला आपका, मोटिवेशन वाला जो आपने इतना सुंदर जवाब दिया, शायद ज़रूर काम आ गया होगा उनके। ये है काव्या जो इंदौर से। आपने कहा कि रेडियो अब भी रिलेवेंट है, तो आने वाले 10 सालों में रेडियो को आप किस रूप में देखते हैं, ये इनका सवाल है। अनिल है कोटा से। जी, कभी खत्म नहीं होगा रेडियो। अच्छा, रेडियो हमेशा रहेगा सर। कितने दौर हमने देख लिए और कितने दौर अभी चल रहे हैं, ये कभी खत्म होने वाली चीज है नहीं। वाह, इसीलिए तो हमने बॉक्स एफएम शुरू कर दिया भाई जी, कि सर मुझे ऑल इंडिया रेडियो रिटायर कर दे तो कोई बात नहीं, दरवाजा खुला है जी। काव्या है इंदौर से जी। इसके बाद में अनिल है कोटा से। उन्होंने पूछा कि एक्टिंग जर्नी सुनकर क्यूरियोसिटी है, अगर आपको बॉलीवुड से ऑफर मिले तो आप किस तरह का रोल करना चाहेंगे? मैं लगभग ऐसा जो कम गुस्से वाला आदमी हो और जो एडजस्ट करता हुआ चले जिंदगी में। मतलब लगभग 2 पिक्चर बता दूं, अमोल पालेकर और नाना पाटेकर। अरे वाह, नाना पाटेकर और अमोल पालेकर तो आपस में सर थोड़े से वो विरोधाभासी चरित्र नहीं है? बिल्कुल। नाना पाटेकर का जो गुस्सा दबाने का जो एक सीन वाला जी, क्या वो जो एक्ट करते हैं ना, वो सर करता कुछ और है आदमी, और आंखों में आंसू दर्शकों में आते हैं। ये बात है, वो कमाल, सबसे टफेस्ट वो चीज है। रीमा है लखनऊ से। आपने बताया स्टेज पर कई बार फनी मोमेंट्स हुए, तो आपका ऑल टाइम फेवरेट फनी इंसिडेंट कौन सा है जिसे आप बार बार याद करते हैं? ये था एक, जैसे अंताक्षरी हमारे ये चल रहा था रेडियो में, तब कई कॉल ऐसे होते थे कि यार हमारे इवेंट में आप अंताक्षरी करवा दीजिए, आके अंताक्षरी करवा दीजिए। तो मैं एक बहुत बड़े इवेंट में था, अंताक्षरी की पूरी टेबल सज चुकी थी, और मैं वैसे ही जैसे एक एंकर की आदत होती है, पूरा माहौल को एकदम ऊपर ले जाता सीधे, और इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ऐसा किया, वैसा कर दिया, और आपके सामने ऐसा सिंगर आने वाला है, मैं कसम खा के कहता हूँ आपकी सांसें रुकने वाली, आप सांस नहीं ले पाएंगे। और फिर जो इतना इंट्रो करके जो आया, एक मिमियाने वाला बच्चा, और मैं दोनों, मतलब मुझे रिकवर होने में करीब 5-7 मिनट लगे। जो तभी तो मैंने पूछा था धड़ाम होने वाले मोमेंट, जो धड़ाम होने वाली स्टेज पे ये थी। ग्रेट। एक 2-3 लोगों के नाम मैं भी पढ़ दूं, हिमांशु जो पढ़ना चाह रहे हैं उसके साथ। दीप्ति पूछ रही थी कि स्ट्रगलिंग टाइम में मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, ये प्रश्न हम पूछ चुके हैं ऑलरेडी। अनुज अरोड़ा कह रहे हैं भाई आप आरजे, फिर एक्टिंग और अब डायरेक्शन, अच्छा, तीनों रोल कैसे कर पाते हैं? इनके प्रश्न का जवाब दीजिएगा। लेकिन पिंकी प्रजापत है, कह रही है भाई मैं इनकी स्टूडेंट रही हूँ, और रेडियो सिर्फ भानु जी के कारण मैंने सुनना शुरू किया, तो भानु जी के जाते ही इन्होंने बंद कर दिया होगा। दैट्स वेरी बैड।
सर आप कह दो प्लीज पिंकी जी को कि बॉक्स एफएम डाउनलोड कर ले। ये हिमांशु बहुत अच्छा बच्चा है। सौरभ शर्मा कह रहे हैं सर आपकी आवाज दिलों में ऐसे उतर रही है और मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, पुराने जमाने को आपने जिला दिया। भानु भाई देखो कितने लोग आपको प्यार करते हैं ना। बॉक्स एफएम को इतनी दुआएं जा रही है ना। हाँ डाउनलोड बढ़ा दो। सो ये अनुज अरोड़ा वापस कह रहे हैं क्या थिएटर करने वाला रेडियो में आने की ट्राई कर सकता है? 100%। मैं थिएटर से होकर ही रेडियो आया, पक्का पक्का पक्का। वॉइस कल्चर जो वहां होती है थिएटर में और कहीं नहीं हो सकती। वहां से आप सीधे आ सकते हैं, मतलब से वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होती है वो थिएटर से मिल सकती है रेडियो पे आपको। क्या बात है सर। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे अभी। ये जो चैट बॉक्स में हमारे पास ढेरों सवाल हैं, इतने सवाल है कि सारे नहीं लिए जा सकते, मैं आपको पर्सनली भेजूंगा ये सारे सवाल। फिलहाल मोहित है भोपाल से। आपने कहा कि फैमिली ने शुरुआत में सवाल उठाए थे, तो अब जब वो आपकी सक्सेस देखते हैं तो उनका सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट क्या रहा? सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट, अरे वाह यार मजा आएगी, ऐसा कुछ मतलब? नहीं, इससे भी बड़ा है सर कि जब मतलब जनरली प्रोग्राम्स के लिए लोग घर आते हैं और इवन की मतलब एक लेवल पे समाज में बड़े लोग जो हैं कि डिस्कस करने कि भाई हम इतने बड़े लोग क्या करना है, मैं अपने प्रोग्राम के लिए बुक करने या बात करने आए थे कि देख तेरे कारण इतने लोग अपने घर में आना जाना, इतने लोग जब तू जाता है तो इतने लोग तेरे से मिलते हैं, वो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा दायरा बढ़ गया, रेडियो से बढ़ गया और प्रोग्राम करने से बढ़ गया पूरा दायरा। सो बॉक्स एफएम में भानु पुरोहित साहब हमारे साथ हैं। लोगों का प्यार गजब है। मैं हिमांशु सोच तो ये बॉक्स एफएम में लिसनर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि भानु जी का एक वीकली शो होना चाहिए। अरे 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 ये तो इतना से ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जो आपने कहा है। अरे साहब इस कर्जे को तुरंत उतार दीजिए। ये कर्ज जब कभी भी बॉक्स एफएम वाली बैंक मुझे कहेगी कि सूद वसूलने वहां आ जाओ, ये करो भाई हमने तो न्योता दे दिया और आप कोई गलती करेंगे तो हम मिर्ची बड़ा भी नहीं मांगेंगे। मैं लेके आऊंगा, आप नहीं मांगोगे तब भी। वाह क्या बात है, मजा आ गया। सो एक हम लोग रैपिड फायर राउंड करते हैं भानु भाई, जिसमें आग लगाते हैं, जल्दी जल्दी आग लगाते हैं, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। यस हिमांशु, अगर आपकी आवाज का रिंगटोन बन जाए तो लोग ज्यादा खुश होंगे या ज्यादा इरिटेट? इरिटेट। रेडियो स्टूडियो में माइक गायब हो जाए, पैनिक करेंगे या मोबाइल को माइक बना देंगे? मैं चिल्लाने लग जाऊंगा टावर पे चढ़ के। एक्टिंग में विलन बने तो आपकी पहली डायलॉग लाइन क्या होने वाली है? साले पिछले सालों का सारा हिसाब यही रख। वाह। एंकरिंग करते वक्त अगर दूल्हा भाग जाए तो आप माइक पर क्या बोलेंगे? घोड़ी पे चढ़ जाऊंगा सर। फैंस का सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट? सर आपकी आवाज से नींद आती है, सर आपकी आवाज जिम में मोटिवेशन देती है। हो सकता है नींद वाले भी हो। जोधपुर और मिर्ची बड़ो आपरी एनर्जी में कंपटीशन में कहीं जीतेला, मतलब जोधपुर और मिर्ची बड़ो या की और या आप